अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद अहमद साहब पर चिल्ले के दौरान बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। सब चराग ही गुल हुए हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने इस बारे में कुछ इज़हार ख्याल किया है और मुनीब फ़ारूक के सामने शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए हैं जब वो इंटरव्यू ले रहे थे। बहुत ही खास भी लागे इसमें मैं शेख रशीद अहमद की सियासत पर बात करूँगा। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। बहुत ख़ास व्लॉग होने जा रहा है, मेरे साथ जमे रहिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ नए सब्सक्राइबर आए हैं और रोज़ तकरीबन थोड़ी तादाद में आते हैं, नए दोस्त आ रहे हैं, मेरे हम सफ़र बन रहे हैं। मैं उन सबका थैंकफुल हूँ। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स मुझे हौसला देते हैं अच्छा काम करने का। तो चलें, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब को फर्जंद रावलपिंडी कहा जाता है। एक अवामी किस्म के वो सियासतदान, आप उसे कह सकते हैं, अवामी लीडर कह सकते हैं। पिंडी के अवाम का, रावलपिंडी का वो लाडला लीडर भी आप उसे कह सकते हैं। बार बार उसने इलेक्शन जीते, तकरीबन 8 टाइम आई थिंक के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। तकरीबन 8 मरतबा वो कौमी असम्बली में गए, मुख्तलिफ वजारतों में रहे, मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करने का भी उन्हें तजुर्बा है। और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में वो छुपी हुई ताकतें जो लोगों को इक़्तिदार में लाती हैं या इक़्तिदार से बाहर करती हैं, उनके हवाले से शेख रशीद अहमद उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके साथ उनका उठना बैठना रहा है। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि इंतहाई तजर्बेकार पाकिस्तान के लीडर भी शेख रशीद अहमद साहब को आप कह सकते हैं। 2 माह पहले शेख रशीद अहमद साहब को उठाया गया, गायब हो गए। ये सवाल हमेशा जैसे कि अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मेरे व्लॉग देखिएगा, इमरान रियाज शहीद के हवाले से देखिएगा कि ये गायब करता है, ये कौन करता है, ये सवाल रहता है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है और मैं आपसे इस सवाल के जवाब के लिए हमेशा कहता हूँ कि मुझे अपनी फीडबैक पर में बताइए कि ये जो गायब होने का अमल है, ये गायब कैसे हो जाता है आदमी, फिर वो दोबारा ज़ाहिर कैसे हो जाता है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके सियासी नज़रियात, उसका सियासी किबला भी तब्दील हो जाता है। ये सारा अमल कैसे होता है सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन इस सवाल का जवाब देते हुए हम घबराते हैं, हम डरते हैं। आज अरसदा में शेर अफजल मरवत ने कुछ बुत के क्या कहते हैं, डर के या खौफ के बुत को कुछ तोड़ा है, झंझोड़ा है। देखिए आगे आगे क्या होता है। बहरहाल जुल्म तो आखिर जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। लहू आखिर लहू है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म हो रहा है और ख़ास तौर पर एक ख़ास जमात पर जुल्म हो रहा है। आपको पता है किस पर हो रहा है, पीटीआई पर हो रहा है, खुल के बात करेंगे। और ये जुल्म करने वाली जो ताकत है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। अब मैं खुल के क्या कहूँ उस बारे में, मुझे भी कर देंगे लेकिन मैं उससे इतना डरता नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ मेरे सुनने वाले समझ गए हैं कि मैं कौन जुल्म कर रहा है। नहीं चलेगा ऐसे ये निज़ाम। कब तक हम इस मुल्क पे और कितना जुल्म करेंगे। ये जो अतिया खुदाबंदी है जो पाकिस्तान, इस पर हम कितना जुल्म करेंगे। बहरहाल इस वक्त मेरा टॉपिक शेख रशीद अहमद साहब हैं। शेख रशीद अहमद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं मसरूफ़ था, इस्लामाबाद में ही था मैं भी। और इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं काफ़ी घूमा हूँ। इस्लामाबाद में दोस्तों से मुलाकातें नहीं, अजीब किस्म की, आप यकीन करें। कहते हैं कि एक दफ़ा शेख मुजीब गुजरा था तो उसने कहा था कि ये इस्लामाबाद की सड़कों पर मुझे पटसन की स्मेल आ रही है या बू आ रही है। तो मैं इस्लामाबाद की सड़कों से कल, जब मैंने काफ़ी सारा ट्रैवल किया है, बहुत से इस्लामाबाद के मैं कुछ दोस्तों से मिलना भी था और कुछ मेरे निजी इस तरह के काम थे। तो अजीब किस्म की, आप यकीन कीजिए, एक नहुसत सी छाई हुई थी शहर रोशनियों के शहर में। हुकूमत करने वाले हुक्मरानों के शहर से एक नहुसत टपक रही थी इस्लामाबाद से। बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब को चिल्ले के लिए उठाया गया और उनसे चिल्ला लगवाया। उन्होंने चिल्ला लगाया नहीं, उनसे किसी ताकत ने चिल्ला लगवाया।
और ज़बरदस्त चिल्ला लगवाया। एक वो मुदब्बर किस्म के सियासतदान हैं, तो वो क्या कहते हैं जी, कुछ भी ना उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। तो शेख रशीद अहमद साहब ने कुछ नहीं भी कहा और बहुत कुछ वो कह भी गए। पहले तो उसने ये कहा जी कि मैं कसम खाता हूँ, कलमा पढ़ा कि मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मुझ पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझ पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और दूसरे ही मराले में अगला जुमला शेख रशीद साहब रोने लगे और कहने लगे कि मुझे जिसने मुझ पर जुल्म किया, जिसने मुझे मारा पीटा, मैंने उसे माफ़ किया, मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को भी माफ़ किया और दूसरे लोग भी थे। और साथ ये भी कहा, मैंने तो हमेशा इन लोगों की हिमायत की, मैंने तो हमेशा इनके साथ दोस्तियां निभाई। इससे इशारा उसका GHQ के करीब ही वो रहता है, तो शायद उस तरफ ही था शेख रशीद अहमद का इशारा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच लें कि इससे आगे वो क्या कहना चाह रहे होंगे। तो बहरहाल कुछ भी ना कहा और कह भी गए, उन्होंने अपना मुद्दा बयान कर दिया। फिर वो अदालत में गए, अदालत से निकलते हुए कुछ साफियों ने घेर लिया शेख रशीद अहमद को। तो जिन साफियों ने मुख्तलिफ तरह के सवालात रखे इमरान खान के हवाले से इलेक्शन, तो उसने कहा मैं 2 सीटों का हूँ, तो मैं PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, PDM की जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। ये था शेख रशीद अहमद साहब का कहना। इमरान खान के हवाले से कहा जी क्या आया आप इमरान खान के खिलाफ जाएंगे, तो शेख रशीद क्योंकि वो एक जीरक सियासतदान है पाकिस्तान का, वो इधर उधर होके वो बहरहाल इस सवाल से वो निकल गया और उसने कहा जी कि मैं 2 सीटों का हूँ, तो अगर इमरान खान मेरी सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, वो मेरी उन 2 सीटों में। तो इस तरह का करके तो ये था शेख रशीद अहमद साहब का अदालत से निकलते हुए बयान। तशद्दुद हुआ है और उसके बारे में सरदार लतीफ़ खोसा ने जो कहा है, दुख भी होता है। एक 74 साल का आदमी, फरबा जिस्म है, मोटा है, तो उसने कहा कि मुझे क्रेन के साथ बांधा गया। और वहाँ पर क्रेन के साथ किसने बांधा, ये फिर एक सवाल है, किसने क्रेन के साथ। और उसने कहा क्रेन के साथ बांध के मुझे उल्टा लटकाने का तो किया, बंदोबस्त किया, और जब उल्टा लटका उन्होंने कहा भारी इसका जिस्म बहुत है, तो उल्टा लटकाने से ये मर जाएगा। इस वजह से उसे फिर नहीं लगाया कि उन्हें यह था कि यह मर जाएगा शेख रशीद को अगर उल्टा लटकाया गया, उनका जिस्म काफ़ी मोटा है और भारी है। तो इस तरह का तशद्दुद उन पे हुआ है। फिर वो चिल्ला लगवाने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें या वो क्या कहते हैं जी इंटरव्यूज जिनसे लोग पवित्र होते हैं, या नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल होकर भी पवित्र हो जाते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात बाद में करूँगा। बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब ने जब वो इंटरव्यू मुनीब फारूक ये वो एक टट्टू किस्म का वो साफ़ी है, तो उसको पैसा मिलता है, ज़ाहिर है जो लोग उसे पैसा देते हैं तो उनकी हिमायत में वो बोलता रहता है। मेरी मुराद वो टट्टू किस्म का साफ़ी कहने से ये है कि वो मरियम नवाज़ और शरीफ नवाज़ के बहुत करीब रहता है और वो उसे पैसे वैसे शायद देते होंगे, वरना इतनी वो नहीं करता कोई आदमी किसी की हिमायत। कुछ ले दे के ही मामले होते हैं पाकिस्तान की सियासत में, इस तरह वैसे होता है, पैसे वैसे दे के अपने हक में लोगों से लिखवाया भी जाता है प्रिंट मीडिया में और बुलवाया भी जाता है आपके डिजिटल मीडिया में। तो इस तरह वो मुनीब फारूक जो है वो भी इसी तरह का टट्टू किस्म का आदमी है और एक बेगैरत किस्म का आप उसे कहना है या जो भी कहते हैं कहना है, वो कोई तमीज़दार या वज़ाक़ता वाला वो इस कद काट का आदमी नहीं है कि उस पर बात की जाए। तो बहरहाल शेख रशीद को ज़बरदस्ती हाथ उसकी पीठ पर बांध के मुनीब फारूक के सामने बिठाया गया और ये भी सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुनीब फारूक के सामने उसे थप्पड़ वगैरह लगाए गए और उस पर तशद्दुद भी किया गया। ये था शेख रशीद के हवाले से। शेख रशीद की शख्सियत के हवाले से रावलपिंडी में मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं। जब जाते हैं कहीं चाय पे कहीं खाने पे बैठते हैं हम, तो सियासत मेरा मौजू रहता है, सियासत पर ही हम ज़्यादा मेरे दोस्तों से मेरी बातचीत होती रहती है। तो लोग उसे पसंद करते हैं, मालूम में रहने वाले राजा बाज़ार वाले लोग उसे पसंद करते हैं
बाकी राजा लाल वैली के आगे पीछे तेली माले वाले उसे पसंद करते हैं। कमर्शियल मार्केट, सदकाबाद, फैज़ाबाद, शमशाबाद, सदर, सारे पिंडी के इलाकों में तकरीबन शेख रशीद को पसंद किया जाता है। लोग, वो वामी है, लोगों में जाके बैठ जाता है, लोगों के साथ चाय पीता है, लोगों के साथ आम से छोटे से वो होटल्स हैं वहाँ नाश्ता करता है, खाता पीता है। तो इस वजह से आप उसे एक उसे फरजंद रावलपिंडी भी कहते हैं, आप उसे एक हर दिल अजीज लीडर भी शेख रशीद को कह सकते हैं। लोग उसे पसंद करते हैं। अब इस तरह का तशद्दुद जब होगा तो ये मैं आर्मी के हवाले से ये बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के दिफाई इदारों के हवाले से, क्योंकि इन इदारों की अहमियत इतनी होती है ये कि इनके हवाले से कहना भी नहीं चाहिए। इन इदारों को बुरा भला कहना मैं खुद समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। लेकिन इन इदारों का जब पॉलिटिकल रोल बनेगा या पॉलिटिक्स में ये डायरेक्ट आएंगे तो उस सूरत में इनके खिलाफ अवाम का रद्द-ए-अमल आता है। 9 मई को भी ऐसा ही हुआ है, वो एक अवामी रद्द-ए-अमल था। गो कि वो इतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझता कि 9 मई को इतना बड़ा कोई क़यामत, जितनी उसको अहमियत है इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए या उसे इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए 9 मई को इतना बड़ा, इस मुल्क में इतने बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, कभी किसी की आवाज़ तक नहीं उठी। इस मुल्क में इतने इतने लोग को, आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या हुआ, पुलिस लाइन की पेशावर की मस्जिद में जो अस्तगफुरुल्लाह वो लाशें वो किसी को नज़र नहीं आई। वो इस मुल्क का मसला नहीं हुआ कि एक ही मराले में, एक ही झटके में, एक धमाके में 150 पुलिस के एहलकार थे ज़्यादा उसमें। पेशावर के पुलिस लाइन में जब पिछले साल धमाका हुआ था 140 लोग एक मिनट में उनकी लाशों के पीछे चले उड़ गए। वो इतना बड़ा वाक़या नहीं था, लेकिन 9 मई को ना कोई लाश गिरी ना कुछ हुआ। वो कुछ नौजवान थे, गुस्से में थे, क्योंकि उनके पसंदीदा लीडर को के साथ जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, ऐसा ही उसके बाद होता भी है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने कर दिया। तो कोई अगर 2 गमले टूट गए या वो थोड़ा बहुत फौज के खिलाफ उन्होंने कर दिया, तो ये इतनी बड़ी क़यामत नहीं थी कि आज भी हर जगह हर चैनल पर नून लीग वालों ने भी, और उनके पास कोई बयानिया नहीं है, तो 9 मई इमरान खान और ऐसे ऐसे। हालांकि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान ने खुद उसकी मज़म्मत की। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने, कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने मज़म्मत ना की हो कि ये, बहरहाल इसका हम तारीफ भी नहीं कर सकते कि ये कोई अच्छा काम था, नहीं अच्छा था। फिर 9 मई को जो कुछ हुआ, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उनमें उनकी जड़ें, उनके ताने बाने, उनमें पीटीआई के लोगों से ज़्यादा कोई और लोग थे। उन लोगों को वो वीडियोज़ में भी हैं, उसमें नून लीग भी शामिल है, उसकी बहुत से लोग हैं जिनको नज़र, उनके गुल्लू भट्ट थे जिन्होंने ख़ासतौर पर जो लाहौर का जो वाक़या था कोर कमांडर हाउस का, उसमें वो सारे भी शामिल थे। और दूसरी बात यह भी सवाल है, उठता रहेगा कि लिबर्टी मार्केट से कोर कमांडर हाउस तक का 3-4 किलोमीटर का फासला है, तो वो 100-200 आदमी लिबर्टी मार्केट से जुलूस की शक्ल में आकर हमलावर हुए। तो पूरे लाहौर की पुलिस उस वक्त पूरी तरह थी, और वो पीटीआई के खिलाफ ही करना था। पीटीआई के लोग थे, उन्हें ही मारते, मार के रोकते, यार रोका क्यों नहीं? फिर आर्मी का, पुलिस को भी छोड़ो, आर्मी का अपना एक सिक्योरिटी का बड़ा ही फुल प्रूफ, मैं इधर शहर में देता हूँ, ये तो है ही फौजियों का शहर है, इस शहर में तो हर तरफ फौजी होते हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ तो हम आम सड़कों से तो गुजर सकते हैं, लेकिन फौज के इलाके की सड़क से कोई गाड़ी गुजरे, कुछ भी गुजरे, बाकायदा हर जगह वो फौज वाले बड़ी चौकन्नी ना, उधर गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते। फौज के इलाके के सामने जगह जगह उनकी बनी हुई हैं, तो अगर आप गाड़ी 2 मिनट के लिए खड़ी, पिछले दिनों मेरी कॉल आ गई है, फौजी ने आके मुझे पकड़ के मुझे गाड़ी से उतारने लगा। आप यकीन कीजिए, वो आ गया, आप क्यों, हालांकि मेरी वो ज़रूरी कॉल आ गई तो मुझे गाड़ी साइड पे खड़ी करके कॉल सुननी थी। कॉल सुनने मैंने कहा, यार मैंने उससे मदद करके अपनी जान छुड़ाई कि खुदा के लिए, खुदा के बंदे मेरी जान छोड़, मुझे नहीं पता था कि तू मुझे देख रहा है कहीं से या कुछ है, मेरे को ये ऐसा नहीं है। तो मेरे फ़ोन कॉल की वजह से, तो उस वजह से भी उसने कहा यहाँ 1 मिनट गाड़ी आप नहीं रोक सकते। बहरहाल ऐसे होता है। तो ऐसे हालात में जब फौज की अपनी सिक्योरिटी इस कदर अच्छी किस्म की होती है अपने इलाके के उसके हवाले से, तो कैसे हो गया 9 मई का जो वाक़या रावलपिंडी में
GHQ में या लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे किया हुआ है। इसका ये सवाल तो फौज से भी बनता है, उससे भी ये पूछें कि आप कहाँ सोए हुए थे उस इदारे की सिक्योरिटी पर जो लोग मामूर थे। ज़ाहिर है कोर कमांडर हाउस कोई मामूली जगह तो नहीं होती, यहाँ तो आम सा कोई कर्नल शर्नल होता है या छोटे रैंक का भी फौजी ऑफिसर होता है, तो उससे के मिलने के लिए भी आपको 10 मरालों से गुजर के जाना पड़ता है यार। और कोर कमांडर हाउस को जला दिया या वहां पर जाकर ये हुआ, तो वहां पर क्यों हुआ? वो ये उस वक्त फौज के जो सिक्योरिटी के थे, ये सवाल तो बनता है। अब इस यूनियन सवाल के जवाब में आप आगे से आप कहें जी कि ये फौज के खिलाफ बोल गया। मैं फौज के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन ये सवाल तो ये है क्यों हुआ ऐसे। तो ये बात ही बहरहाल शेख रशीदा इस वक्त में उस पर जुल्म हुआ है। जो सच्ची बात यह है मेरे दोस्तों, जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप आइंदा इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, तो मैं यही कहूँगा पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के नौजवानों से, आपका बड़ा रोल बनता है। आपने अपनी वोट की ताकत से बताना है कि असल ताकत किसके पास है और कौन है, और वोट की ताकत उसके लिए इस्तेमाल करनी है जो अल्लाह के सामने आप हक पे, जो करप्ट नहीं है, जो करप्शन, जो इस मुल्क का में को जिसने लूटा हुआ नहीं है, जो इस मुल्क के साथ मुखलस है और जो इस अहल है कि इस मुल्क का लीडर बन सके, उसकी पार्टी को वोट दें। आप खुद फैसला कर लें वो पार्टी कौन सी है पाकिस्तान में। मैं उसी पार्टी की हिमायत करूंगा और मैं करता भी हूँ इंशाअल्लाह, और करता रहूँगा। बाकी कल क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नए वोटर इस दफ़ा इंशाअल्लाह वोट डालेंगे, अक्सरियत से वोट पड़ेंगे, चाहे वो जितना भी कार्नर कर लें इंशाअल्लाह। वो क्या कहते हैं, हर स्याह रात के बाद रोशनी की किरणें ज़रूर फूटती हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना खुद ख्याल रखिएगा। यहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, अपना खुद ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए बहरहाल दुआ गो हूँ। अल्लाह मेरे मुल्क के गरीब, मेरे मुल्क के किसान, मेरे मुल्क के मजलूम जिस पर जुल्म हो रहा है, आपका अल्लाह मुहाफ़िज़ व नगहबान हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ व नगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।